अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिकल थ्योरी देखी थी, अब हम आइंस्टाइन थ्योरी देखने लगे हैं। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास क्या मसला आ रहा था कि हाई टेम्परेचर पे तो वो एग्जैक्ट ग्राफ मैच कर रहा था, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, लेकिन जो लो टेम्परेचर वैल्यूज़ हैं उस पे वो फिर भी कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था। ठीक है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रिजल्ट आ रहा था, तो वो मॉडल फेल हो गया फॉर लो टेम्परेचर। तो आइंस्टाइन ने एक और मॉडल दिया, ठीक है, जिसमें उसने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रिप्लेस की, जो हम क्या है क्लासिकल मॉडल में क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे थे, उसकी जगह क्या ले लिया गया, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लिया गया। अब क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, उसमें हमारे पास जो एनर्जीज होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है वो भी अभी हम देखते हैं। तो ये आपने अपने नोट्स में शामिल कर लेना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिप्लेस्ड बाय क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। रिमेनिंग अजम्पशंस आर सेम एज फॉर क्लासिकल मॉडल। ठीक है, क्लासिकल मॉडल के लिए हमने कौन कौन सी अजम्पशंस देखी थी वो भी मैंने यहाँ पे क्या है एक दो पॉइंट में लिख दी हैं कि ऑल एटम्स आर रिगार्डेड एज आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, कि उनमें से जो हर एक एटम है वो एक आइडेंटिकल भी हैं, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे एक्ट करता है एंड वाइब्रेट विद द सेम नेचुरल फ्रिक्वेंसी। और अगेन देखें, क्लासिकल मॉडल में भी हमने यही कहा था और आइंस्टाइन मॉडल में भी यही अजम्पशन ली जा रही है कि ऑल एटम्स वाइब्रेट विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ठीक है, एंड नेक्स्ट केस है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ n थ्री डायमेंशनल एटम्स इज इक्वलेंट टू 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ये हमारे पास क्या है, इक्विपार्टीशन की वजह से हुआ था। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू वन लें, ठीक है, n इज इक्वल टू वन, तो वन डायमेंशनल में उसकी एनर्जी क्या है, 3 × 1 होनी चाहिए। ठीक है, मैं अगर ये वन एटम ले रहा हूँ, सिर्फ इसी को सपोज कर रहा हूँ, ये इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का रूल है, इसकी वजह से हमने ये देखा है। ठीक है, अब मैं इसको अगर कहता हूँ कि n मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू वन है, तो मैंने n इज इक्वल टू क्या ले लिया, वन। ठीक है, तो वन की मैं मेरे पास एनर्जी, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि वन की मेरे पास एनर्जी है 1 जूल। तो इसको अगर हमने वन डायमेंशनल देखना है तो इसको हमें 3n लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 × 1 मतलब थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितने एटम बन जाएंगे, 3n। हमने लिया n एक ही एटम है किस में, 3 डायमेंशन में, उसको अगर वन डायमेंशनल में लेके आएंगे तो उसको 3 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या है, इक्वलेंट क्या है, 3n एटम्स के, मतलब 3 एटम्स के इक्वल है। 3 डायमेंशन में हमने एक एटम लिया और वन डायमेंशन में उसी को हम क्या है, उसकी जगह 3 एटम्स ले रहे हैं। अब इसकी एनर्जी देखते हैं, 1 जूल 1 जूल 1 जूल 3 जूल होती है। इस तरह इसकी 1 जूल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 1 जूल, जी एक्सिस पे इसकी भी 3 जूल। तो इस वजह से ये एनर्जी की पार्टीशन क्या है, इनमें इक्वल होती है, इस वजह से हम इसको क्या है इस तरह लेते हैं। अगर हमारे पास n 3 डायमेंशनल एटम है, फॉर एग्जांपल 1 3 डायमेंशनल एटम जैसा कि मैंने ले लिया है, वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 3n 1 डायमेंशनल। अगर उसको मैं वन डायमेंशन में लूँगा तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी एनर्जी जाके इक्वल होगी। अगर मैं अब ले लेता हूँ 2 जूल इसकी, 2 जूल इसकी और 2 जूल इसकी, तो ये 2 2 2 ये मेरे पास 6 जूल बनती है। और इसी तरह मैं अगर यहाँ से एक एटम की 2 जूल है तो 3 × 2 6 जूल बनती है एनर्जी। अब मैं अगर n इज इक्वल टू 2 ले लूँ, ये दोनों कंसीडर कर लूँ, तो n की जगह जब 2 रखेंगे तो हमें क्या है, 6 एटम्स लेने पड़ेंगे वन डायमेंशन में, जो कि मैंने इधर शो भी कर दिए हैं कि मैंने 6 ले लिए। अब देखें इस साइड की एनर्जी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2, 6 इसकी 6 इसकी 12 12 बनती है। और इधर मेरे पास हर एटम की एनर्जी क्या है, क्योंकि सिर्फ वन डायमेंशन में ले रहे हैं, तो वन डायमेंशन में कितनी है, 2 जूल है। तो 2 ×
मेरे पास कितने एटम्स हैं, 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 6 दूनी 12, वही हमारे पास एनर्जी सेम रह जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर हमारे पास n एटम्स हो 3 डायमेंशन में तो उसको हम इक्वलेंट कर देते हैं 3n 1 डायमेंशनल में। और हम इस मॉडल में क्या करेंगे, सिर्फ एक एटम लेंगे, उसकी वजह से हम क्या है एनर्जी फाइंड करेंगे और उसको 3n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो जर्नलाइज केस हो जाएगा। अब इसका थर्ड केस है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ठीक है, जो हमारा इस मॉडल की अजम्पशन है वो भी यही है कि जो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर्स थे पहले क्लासिकल थे, अब क्या है क्वांटम है। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर वो क्वांटम मैकेनिक्स में एक टॉपिक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि जो उसकी एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, जिसका फार्मूला ये है। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर देखें यहाँ पे अगर मैं n इज इक्वल टू 0 भी पुट कर दूँ तब भी इसकी h कट ओमेगा नॉट बाय 2 एनर्जी होगी। तो क्वांटम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी टेम्परेचर ना हो, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या है एटम्स वाइब्रेट कर सकते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। एंड हैज़ डिस्क्रीट एनर्जीज। अब हमने क्या है पहले 0 पुट किया तो ये मेरे पास वैल्यू आई, 1 पुट किया तो ये 2, ये 3, ये इस तरह क्या है मेरे पास क्या है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की एनर्जीज क्या है डिस्क्रीट है। एटम्स आर आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल। अब एटम्स आइडेंटिकल भी हैं डिस्टिंग्विशेबल भी हैं। ये आपने अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ी है तो आप इस चीज़ से क्या है कंट्राडिक्शन करेंगे कि आइडेंटिकल भी हैं और डिस्टिंग्विशेबल भी हैं, ये कैसे हो सकता है। तो एटम्स आइडेंटिकल का मतलब है सारे सेम हैं, और अगर सारे सेम हैं तो हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल में हमारे पास क्या होता है, हम हर एटम को क्या है उसकी लेटेस्ट साइड पे रखते हैं, और लेकिन हमें लेटेस्ट साइड की पोजीशन नोन है, तो क्या है इस तरह एटम की पोजीशन और लोकेशन भी नोन है तो उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसलिए हम इनको डिस्टिंग्विशेबल भी कहते हैं। That's why we say atoms are distinguishable, so they follow the Maxwell-Boltzmann energy distribution. अब देखें अगर स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैं साथ साथ वो भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें हमने क्या देखा है कि अगर हमारे पास एटम्स डिस्टिंग्विशेबल हों तो हम उस पर क्या है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं, तो इस पे भी हम क्या है वही लॉ लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने क्या है पिछले जैसा कि क्लासिकल मॉडल को 3 स्टेप्स में सॉल्व किया था, इसको भी 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। अब देखें हमारे पास क्या है एनर्जीज, तो हर एटम अदर एटम की क्या है मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है उनकी एक एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है। एवरेज एनर्जी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहले 1 डायमेंशन का केस लेके उसमें से एवरेज एनर्जी फाइंड कर लेंगे, देन उसको 3n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या है पूरे 3 डायमेंशंस की एनर्जी आ जाएगी। और देन एनर्जी हमारे पास क्या है, जो एनर्जी होती है वो ड्यू टू वाइब्रेशंस, ड्यू टू वो हम क्या है इंटरनल एनर्जी उसको लेते हैं, U और E आपस में इक्वल करते हैं, तो वहाँ से CV निकाल लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारे पास ये फार्मूला है। तो अब हमने क्या है सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, जो हमारे पास क्या है क्लासिकल में भी यूज़ किया था, वही लॉ लगाना है। लेकिन अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है एनर्जीज डिस्क्रीट हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जीज हों तो हम समेशन साइन क्या है उसको इंटीग्रल साइन को समेशन के साथ क्या है रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं और लेट कर लेते हैं 1/kBt इज इक्वल टू के बी, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं क्या है बीटा की इक्वल लेट कर लिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास इस तरह सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी और मेरे पास जो मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे उनको सॉल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, तो ये वाली जो मेरे पास क्या है ये सारा मैंने क्या है इंटीग्रल को समेशन में चेंज कर दिया और बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, बीटा लेट करके जहाँ भी 1/kBt था उसकी जगह बीटा पुट कर दिया है, तो ये बन गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी हमें पता है कि वो ई की हमारे पास क्या है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, अभी हमने देखी है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने उसको इक्वेशन 1 का नेम दिया है,
ये देखें, ये अभी हमने देखी है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है, आप इसको अगेन देख सकते हैं कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या है। ठीक है, ये कैसे डिराइव हुई है इसके पीछे हम नहीं जा रहे, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। ठीक है, अब देखें n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक है, ये भी हमें पता है। अगर मैं इसके साथ आगे समेशन के साथ 0 से इन्फिनिटी ना लिखूं तो अंडरस्टूड है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, e की वैल्यू मैंने पुट कर दी, e की वैल्यू पुट कर दी, अब n की वैल्यूज पुट करनी है हमने। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब h का ओमेगा मेरे पास कांस्टेंट था, मैंने उसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाना है। n इज इक्वल टू 0, जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो ये आएगा 1/2 e की पावर माइनस बीटा h का ओमेगा बाय 2। ये देखें सेम यही चीज़ है। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 करता हूँ, 1 प्लस 1/2 क्या बनता है, 3/2, और इसी तरह 1 प्लस 1/2 3/2, ये बनेगा -3 बीटा h का ओमेगा बाय 2। इसी तरह मैं जब 2 करता हूँ तो वो 5/2 बनेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही सेम टर्म्स आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट माइनस बीटा एच का ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसको एक्स के इक्वल अगर लेट कर लेता हूँ तो ये माइनस बीटा एच का ओमेगा की जगह मैं एक्स रिप्लेस करता जाता हूँ तो मेरे पास क्या है, एक सिंपलीफाइड फॉर्म आ जाती है। एक सिंपल, क्योंकि हम मैथ के स्टेप्स कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं अगेन, इसकी जब फुल सिंपल हमारे पास आंसर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम सिंप्लीफाइड तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर देखूं ये हमारे पास क्या है, इस टर्म को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, वो कैसे। अब देखिए मैंने ये कहा है कि मैं इस टर्म होल टर्म को इस वे में लिख सकता हूँ। वो कैसे लिख सकता हूँ, इसी टर्म को लेकर ना मैं रिवर्स आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इस टर्म को अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो अगेन यही टर्म बन जाएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें इसी टर्म को, ये देखें मैंने उसी वही टर्म लिख दी है, ये देखें ये वाली इधर, और इसका मैंने क्या है, डेरिवेटिव ले लिया है। अगर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग के आगे जो भी है उसको एक बार डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव का रूल है, आपको पता होगा इसके बारे में। और उसके अंदर जो टर्म है नेचुरल लॉग के आगे, उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मैंने उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये तो एज इट इज़ आ जाएगी बट्टे में, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और इसका आगे वाले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, d/dx x/2। जो एक्सपोनेंशियल होता है पहले उसको एज इट इज लिखते हैं और उसकी पावर का अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा 1/2 e की पावर x/2 प्लस 3/2 e की पावर x/2 प्लस 5/2 e की पावर x/2 ओवर e की पावर x/2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी सेम यही केस है, देखें 1/2 e की पावर x/2, सेम यही चीज़ है। तो हम इसको क्या है, इस चीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ से देख लिया, प्रूव कर लिया। अब देखें, हाँ मैं यहाँ पे e की पावर x/2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। अब अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, देखें पहली टर्म तो 1 आ जाएगा, दूसरी टर्म मेरे पास क्या है, e की पावर x आ जाएगी। ये कैसे आई है, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन है नहीं, तो पॉजिटिव साइन है तो वो ऐड होंगी। तो मैं अगर इसको अगेन अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये e की पावर x/2 बन जाएगा, और ये x/2 प्लस x, ये 3x/2 बन जाएगा, e की पावर x/2 प्लस 5x/2, ये मेरे पास क्या है, क्या बन जाएगा, 2x। ठीक है, 2x के साथ इधर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐड करता हूँ सॉरी, और x/2 प्लस 3x करता हूँ तो 5x/2 बन जाएगा। मीन्स यहाँ से अगर e की पावर x/2 में कॉमन लेता हूँ तो ये टर्म बनती है। ठीक है, समझ आ गई होगी। नाउ यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी, अब हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो टर्म्स लॉग के अंदर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम क्या है, अलहदा अलहदा सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ln ऑफ दिस वन e की पावर x/2 प्लस ln ऑफ दिस वन, ये हमने देख लिया।
अब और लॉ की प्रॉपर्टी, अब देखें यहाँ पे ये इन्फिनाइट सम आ रहा है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमने 11-12 में मैथमेटिक्स में पढ़ा था। तो हमारे पास क्या होता था, जब इन्फिनाइट सम होता था तो हम क्या है उसको s इक्वल कर लेते थे और उसका आंसर क्या होता था a/1 - r। अब यहाँ पे e हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म थी और r हमारे पास क्या है कॉमन रेशो है। अब मैं e की पावर x बाय 2 1 करूँ तो कॉमन रेशो क्या है e की पावर x है, e की पावर 2x ओवर e x करता हूँ तो अगेन e की पावर x कॉमन रेशो बनती है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 आ गई और r इज इक्वल टू e की पावर x आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या है यही चीज़ अप्लाई कर दी है। तो मैं इस जो यहाँ पे इसके अंदर लिखी हुई टर्म है इसको मैं किस चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ 1/1 माइनस ई की पावर x। और इसको मैं ये डिनोमिनेटर को अगर मैं ऊपर लेकर जाना चाहूँ तो वो बनेगी 1 माइनस ई की पावर x की पावर -1। ये चीज़ मैंने क्या है सिंपली यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे पुट कर दी है, कोई बात नहीं। अब नेचुरल लॉ की अगेन हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, ठीक है। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वो पावर हो तो हम पावर को पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर x/2 थी, उसको मैंने पहले लिख लिया x/2 नेचुरल लॉग ऑफ ई। और इसकी पावर -1 थी तो मैं -1 को पहले लिख लिया माइनस ln ऑफ 1 माइनस ई की पावर x, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसको लिख लिया। अब ln ऑफ ई इज इक्वल टू होता है 1, वो पुट कर दिया और 1 करेंगे तो ये x/2 बच जाएगा। अब इसका अंदर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा माइनस। अब नेचुरल लॉ का रूल है यहाँ पे कि नेचुरल लॉ का अगर हम डेरिवेटिव लें तो उसके अंदर जो भी टर्म है उसको पहले हम क्या है एक बार डिवाइड करते हैं और उसके अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेम यही स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया है। 1/e की पावर x डॉट डी बाई डी एक्स 1 माइनस ई की पावर x। अब देखें ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x ही आएगा। तो इस टर्म का डेरिवेटिव ये आ गया, ये देखें। अब देखें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने किया ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, ठीक है। ये इस स्टेप में मैंने इतना ही किया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ये जो e की पावर ये वाला x है इसको दोनों पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा 1/e की पावर x माइनस e की पावर x ओवर e की पावर x 1 बन जाएगा, ठीक है। क्या किया है सिंपली ये वाली टर्म यहाँ पे डिवाइड कर दी है, ये मैं इसको डॉट से शो कर देता हूँ कि ये मैंने डिवाइड की है। तो ये 1 बन गई और ये 1/e की पावर x। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे तो e की पावर -x बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x की वैल्यू को अगेन जो हमने लेट की थी रिप्लेस कर देता हूँ, x इक्वल टू माइनस बीटा h कट ओमेगा नॉट, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और एवरेज एनर्जी हमारे पास क्या है ये बन जाएगी h कट ओमेगा नॉट बाय 2 प्लस h कट ओमेगा नॉट ओवर e की पावर बीटा h कट ओमेगा नॉट -1। अब मैं क्या करता हूँ बीटा हमने लेट किया हुआ था उसकी वैल्यू भी रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या है ये इक्वेशन बन जाती है। अब हमारे पास ये रिजल्ट बन गया है, ये एवरेज एनर्जी है। अब हमने क्या है वन डिमेंशन, सारा केस क्या है वन डिमेंशन के लिए लिया हुआ था। और अगर हमने क्या है यूजिंग इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी हमने क्या करना है इसको लेके जाना है कहाँ पे 3 डिमेंशन में। नाउ वी हैव टू terms in which one is temperature independent called 0 point energy and the other one is dependent of temperature। अब हमारे पास अगर k भी 0 हो मीन्स ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। और या इसको टेम्परेचर भी हम क्या है 0 कह सकते हैं, ठीक है, एट 0 टेम्परेचर। तो एट 0 टेम्परेचर मेरे पास क्या होगा ये वाली टर्म जो ये 0 हो जाएगी और 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होता है। तो जो भी टर्म हो उसके बटे में इन्फिनिटी आ रहा हो तो वो टर्म क्या है 0 हो जाती है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है। तो ये हमारे पास एवरेज एनर्जी फॉर 0 टेम्परेचर क्या बनेगी h कट ओमेगा नॉट बाय 2, ठीक है। ये स्पेशल केस है, कीप इन माइंड ये हमारे पास क्या है स्पेशल केस है।
किसके लिए? अगर टेम्परेचर ज़ीरो है। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़ीरो भी है तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि एटम्स रेस्ट पे नहीं है भाई, ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी रखते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एच कट ओमेगा नॉट बाय 2 है। अब देखें हमने क्या है, दूसरा पहले हमने क्या है जो लॉ पढ़ा था, प्लैंक्स लॉ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या है, एनर्जी ये निकलती है, ठीक है, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की, ये बुक पे भी ऐसे ही था। और ठीक है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है। अगर हम एनर्जी की वैल्यू ये लेकर चलेंगे पूरी कैलकुलेशन में तो एवरेज एनर्जी हमारे पास ये आएगी, लेकिन हमने क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर यूज़ किया था, तो हमने एनर्जी कौन सी लेनी है, ये वाली एवरेज एनर्जी लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एवरेज एनर्जी आ गई, ये एवरेज एनर्जी आ गई, ठीक है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, इस एवरेज एनर्जी को क्या है, ये हमने क्या है वन डायमेंशन में निकाली थी, अब इसको क्या है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की मदद से इसको थ्री डायमेंशन में लेके जाना है। तो इसको सिंपली 3n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू 3n इंटू एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी हमने क्या फाइंड की है, ये फाइंड की है। कीप इन माइंड हमने ऊपर इसका एक स्पेशल केस देखा था, किसका, एवरेज एनर्जी का, एनर्जी का नहीं, एवरेज एनर्जी का देखा था सिर्फ। अब देखें ये एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, यहाँ से CV निकाल लेना है, स्पेसिफिक हीट निकाल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका T के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेंगे, क्योंकि पहली टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, एंड दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमने लेना है। अब ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 3n एच कट ओमेगा नॉट, उसको मैंने पहले लिख लिया, और ये e की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ, इनकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, -1 है। अब अगर इसकी पावर -1 है तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर को पहले ले आते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, और देन जो अंदर वाली चीज़ है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब मैंने भी सेम यही किया है, पावर को पहले ले आया हूँ और पावर में से एक कम किया है, और अंदर जो भी था उसका डेरिवेटिव ले लिया है। नेक्स्ट क्या किया है, ये माइनस इस चीज़ को माइनस कर देगा, e की पावर, अब देखें इसका डेरिवेटिव। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं और उसकी पावर का अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। तो मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया और उसकी पावर में जो भी था, ठीक है, उसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये t था डिनोमिनेटर में, तो उसको मैंने t-1 क्या है ऊपर ले के आया हूँ, शुमार कुनिंदा में लिखा है, नोमिनेटर में लिख दिया है, उसको लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि बाकी टर्म्स तो मेरे पास कांस्टेंट है, मुझे सिर्फ यही टर्म चाहिए, तो मैंने क्या है इसको ऊपर लिख दिया। कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लूँगा, बाहर निकालूंगा, एच कट पहले मौजूद है तो ये एच कट स्केयर बन जाएगा, ओमेगा नॉट पहले मौजूद होते ये ओमेगा नॉट स्केयर बन जाएगा, और के बी को मैं क्या है डिवाइड कर देता हूँ, और टी इनवर्स का क्या है, -t इनवर्स स्केयर, पावर को पहले ले आएंगे और उसमें से कम करेंगे, तो ये मेरे पास क्या है डेरिवेटिव बन जाएगा। अब देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 3n एच कट स्केयर ओमेगा नॉट स्केयर e की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी, और ये टी स्केयर मैं क्या है डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और इनटू ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी टी -1 का स्केयर, ठीक है, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एज इट इज़ आ जाएगी। ये एज इट इज़ आई कहाँ से है, ये जो टर्म थी ये ऊपर इसकी पावर -2 थी, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसकी पावर 2 बन गई है, ठीक है, तो ये टर्म यहाँ से आई है। अब हम इसको रीराइट करते हैं, ठीक है, इसको रीराइट कर सकते हैं। अब इसको रीराइट क्या करते हैं, के बी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने और डिवाइड भी कर दिया है, तो के बी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड वाले का स्केयर बन जाएगा, और डिवाइड वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच कट स्केयर ओमेगा नॉट स्केयर ओवर के बी का स्केयर, ठीक है, सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। अब आइंस्टाइन ने क्या है
ये लेट किया कि थीटा ई हमारे पास क्या है, ये करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है, इसको हम आइंस्टाइन टेम्परेचर भी कहते हैं। तो उसको इसने क्या है, आइंस्टाइन टेम्परेचर, जिसको थीटा ई से रिप्लेस कर दिया। और अगर हमें थीटा ई किसी मेटल ओमेगा नॉट पता हो तो हम उसका थीटा ई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है √4 बीटा बाय एम। ठीक है, बीटा कांस्टेंट है, मैथ्स हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या है, थीटा ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या है, इस टर्म की जगह मैंने थीटा ई रिप्लेस कर दिया और बाकी टर्म्स क्या है, एज इट इज़ हैं। जहाँ भी एच कट ओमेगा नॉट ओवर के भी था यहाँ भी मौजूद है, तो मैंने इसकी जगह भी क्या है, थीटा ई रिप्लेस कर दिया है। सिंपली ये हमारे पास स्टेप हो गया। अब मैं इसको क्या है, थीटा ई का स्क्वायर है और बटे में टी का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको इकट्ठा लिख लिया, थीटा ई ओवर टी का होल स्क्वायर इनटू ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे पास दो केस बन रहे हैं। दो केस कौन से, पहले हमने देखा था एक लो टेम्परेचर पे क्लासिकल मॉडल और एक हाई टेम्परेचर पे, और यहाँ भी हम क्या है, सेम वही चीज़ देखेंगे एट लो टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर। अब देखें, मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए हमारे पास थीटा ई की रेंज होती है 100 केल्विन टू 200 केल्विन, ये एमसीक्यूज है, याद रखना। और फॉर डायमंड इट इज़ 1320 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। अब पहला केस है हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, मतलब फुल एट हाई टेम्परेचर। क्लासिकल मॉडल में भी हमने यही दो चीज़ें देखी थी। एक हमने क्या है, पहला देखा था एट हाई टेम्परेचर और दूसरा एट लो टेम्परेचर। अब क्लासिकल मॉडल में क्या था कि एट हाई टेम्परेचर हमारे पास वैल्यू आती थी, क्या आती थी, 3R आती थी, और वो थी भी एक्सपेरिमेंटली भी वही 3R थी। अब देखते हैं कि क्या इस मॉडल में हमारे पास एट हाई टेम्परेचर यही वैल्यू आती है या नहीं आती। ठीक है, अब देखें, अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा, अगेन सुने, अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा तो थीटा ई ओवर टी, टेम्परेचर की वैल्यू मैं जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो थीटा ई की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये उस पर डिवाइड हो रहा है। मैं अगर थीटा ई ओवर टेम्परेचर में 1 केल्विन रख देता हूँ तो इसकी वैल्यू थीटा ई आएगी। अगर मैं 2 केल्विन रख देता हूँ तो थीटा ई की वैल्यू उससे हाफ हो जाएगी। अगर मैं 3 रख देता हूँ तो 1/3 हो जाएगी। 4 रखता हूँ तो 1/4 हो जाएगी। इसी तरह मैं अगर 1/10 रखता हूँ तो 1/10। टेम्परेचर जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ थीटा ई कम हो रहा है। तो इस केस के लिए जब टेम्परेचर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होगा तो टेम्परेचर इज वेरी वेरी लार्ज देन थीटा ई, ये केस हमारे पास बन रहा है। तो अब देखें, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स को हमने क्या है, सीरीज का पता है कि हम उसको कैसे खोलते हैं, 1 + x स्क्वायर + x क्यूब अप टू सो ऑन। तो हमारे पास क्या है, इसी तरह ये एक सीरीज बन रही है। यहाँ पे देखें, ई की पावर थीटा ई ओवर टी -1 का स्क्वायर। हमने उसके स्क्वायर को नहीं देखना, उसके अंदर वाली सीरीज को देखना है। अब मैं इस अगर सीरीज को देखता हूँ तो 1 इसको लिखेंगे 1 + थीटा ई ओवर टी, यानी x की जगह हमने थीटा ई ओवर टी ले लेना है, प्लस थीटा ई ओवर टी अप टू ये टर्म आगे चलती जाएगी। और ये -1 था, ये मैंने यहाँ पे -1 रिप्लेस कर दिया, -1 के साथ -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और मेरे पास ये हायर ऑर्डर टर्म है। अगर ऑलरेडी मेरे पास थीटा ई ओवर टी की जो वैल्यू है वो बहुत कम आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने टेम्परेचर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिया हुआ है, इन्फिनिटी नहीं, यानी बहुत लार्ज टेम्परेचर लिया हुआ है, बहुत हाई जितना पॉसिबल हो सकता है। तो ये टर्म की वैल्यू कम से कम आएगी, और अगर उसका स्केयर लेंगे तो वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे और यही एक टर्म आ जाएगी। तो इसकी जगह हम सिंपली ये वाली टर्म लिख लेंगे। अगर ये वाली टर्म हम लिखते हैं तो मेरे पास क्या है, कुछ इस तरह का आंसर बन जाता है। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करें, यहाँ पे ये देखें, मैंने दोनों एवरेज एनर्जी भी ली हुई है यहाँ पे और CV भी ली हुई है। क्यों, क्योंकि एवरेज एनर्जी को भी हम क्या है, क्लासिकल मॉडल से देखेंगे कि वह हमारे पास क्या बनता था, और CV की वैल्यू भी देखेंगे, दोनों को एज इट। अब यहाँ पे ई की पावर थीटा टी -1 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ, थीटा ई ओवर टी। अब मैंने इसकी जगह ये देखें, इसकी जगह मैंने थीटा ई ओवर टी रिप्लेस कर दिया है।
अब मैंने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया है, तो ये एच कट ओमेगा नॉट बाय 2 प्लस एच कट ओमेगा नॉट, और थीटा ई की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ओवर के बी टी, तो इसकी ये वाली वैल्यू बनती है। ठीक है, अब इसकी क्या है, ये वाली वैल्यू बनती है 3 kBt। और अगर मैं इसको इक्वेशन 4 में पुट करता हूँ, ठीक है, तो एनर्जी की ये वाली वैल्यू बन जाती है। ठीक है, ये अभी मैं इक्वेशन 3 की बात कर रहा हूँ, जिसके में मेरे पास क्या है, सिर्फ एवरेज एनर्जी है। तो मैं उससे आगे हमने उस एवरेज एनर्जी के बाद स्टेप 2 किया था, उसको 3n के साथ मल्टीप्लाई किया था, और स्टेप 3 में वहाँ से हमने क्या है, स्पेसिफिक हीट निकाली थी, उसका डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू टी ई का। तो डेरिवेटिव लेता हूँ तो अगेन मेरे पास 3r आता है इस मॉडल से। समझ आई? क्या है, पहली टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उसका 0 आ जाएगा, और के बी टी का सिर्फ के बी आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर एन को हम एन ए मोल ले लें तो इसको हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इक्वेशन 4 में डायरेक्ट सी वी की वैल्यू में ये रिलेशन में पुट कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, जहाँ भी ई की पावर थीटा ई टी है उसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, ये वाली इंफॉर्मेशन। ठीक है, थीटा ई ओवर टी, ये -1 के लिए, अगर -1 नहीं है तो ये उधर आकर प्लस हो जाएगा, तो थीटा ई की पावर थीटा ई ओवर टी की जगह मैं रिप्लेस करूँगा थीटा ई ओवर टी +1। तो ये देखें, मैं सिंपली यही चीज़ की है, जहाँ पे ई की पावर थीटा ई ओवर टी मौजूद था मैंने वहाँ पे ये आपस में स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह। अब यहाँ पे देखें, टेम्परेचर हमारे पास क्या है, वह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो ये टर्म अप्रोचेज टू क्या है, 0 हो जाएगी, अप्रोचेज टू 0, 0 नहीं, तो अगर उसमें 1 में ऐड करें तो बहुत छोटी टर्म, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसको हम क्या है, 1 लिख सकते हैं। ये 1 लिख दिया, अगर मैं इसको 1 लिख सकता हूँ तो ये सिंपली 3 NkB आ जाएगा। तो अगर हम क्या है, जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसका 1 मोल लें तो n को हम Na से रिप्लेस कर सकते हैं, Na से रिप्लेस करेंगे तो ये NaKB 3r बन जाएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट। दस एट हाई टेम्परेचर दी मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल लिया तो इसको मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे, इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी। आप देखें क्लासिकल थ्योरी का जो रिजल्ट था वो भी सेम यही था, 3r आ रहा था, और हमने क्या है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम किया है, उसका रिजल्ट भी सेम आ रहा है। और ये हमारे पास क्या है, सेम ड्यूलांग पैटेड लॉ को अप्रोच कर रहा है, ड्यूलांग पैटेड लॉ यही था। ठीक है, तो अब इसका दूसरा केस है लोअर टेम्परेचर। अब अगर मैं टेम्परेचर लोअर लेता हूँ, यानी इसकी वैल्यू कम करता जाता हूँ, तो थीटा ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसकी अगर मैं 1/2 ले लूँ तो थीटा ई डबल हो जाएगा, इसको मैं 1/4 ले लूँ तो थीटा ई की वैल्यू 4 टाइम हो जाएगी, तो थीटा ई की वैल्यू ज़्यादा है, जितना मैं कम टेम्परेचर रखता हूँ थीटा ई की वैल्यू उतनी ज़्यादा आ जाएगी। अब ये केस है, अब देखें टेम्परेचर मेरे पास क्या है, कम है, थीटा ई हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब ई की पावर थीटा ई ओवर टी, अब थीटा ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये ना इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ऐ सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, उसमें से -1 कर लें तो उस बहुत बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस करने से उस वैल्यू पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं ई की पावर थीटा ई ओवर टी। तो अब इक्वेशन 4 में हम क्या है, जहाँ भी था ई की पावर थीटा ई ओवर टी -1 था, उसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे। अब ये रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्म आपस में क्या है, कैंसिल हो गई, और ई की पावर थीटा ई ओवर टी ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ई की पावर थीटा ई ओवर टी को, तो माइनस ऊपर लेकर जाऊँ तो ये माइनस में लिखी जाएगी। अब देखें सी वी हमारे पास यहाँ पे क्या है, -थीटा ई ओवर कैपिटल टी, जो कि टेम्परेचर को शो कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा हम टेम्परेचर क्या है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आ रही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज आ रही है, जैसा कि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे ये इसमें डिक्रीज आती जाएगी। ठीक है, अगर अब इसका क्या है, ग्राफ अगर ड्रा किया जाए, ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ग्राफ हम क्या है, इसका मैनुअली तो ड्रा कर नहीं सकते, हमें कंप्यूटर के ज़रिए इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। और जब इसका कंप्यूटर के ज़रिए ग्राफ ड्रा किया गया
फॉर डायमंड, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह आया। ये जो कर्व है, ये लाइन, ये क्या थ्योरेटिकल ग्राफ को शो कर रही है, और जो एक्सपेरिमेंटल था वो हमारे पास ये जो डॉट शो किए गए ये एक्सपेरिमेंट की मदद से आए थे। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हम कोई भी मॉडल जो है तब तक एक्सेप्टेबल नहीं होता जब तक वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जो ग्राफ हैं वो आपस में मैच ना कर जाएं, तो उसको हम क्या है तब तक फाइनलाइज नहीं करते। तो ये मॉडल भी क्या है इस तरह फेल हुआ। कैसे? ये ऑलमोस्ट तो वैल्यूज़ को क्या है, ऑलमोस्ट वैल्यूज़ का सही एक्सप्लेन कर रहा है ग्राफिकली भी, लेकिन क्या है फिर भी हमारे पास डिफरेंस तो आ रहा है ना, ग्राफ एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर रहा। इसलिए इसके बाद डिबाई आया, उसने अपना एक और मॉडल दिया, और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा मॉडल है वो, उसकी डेंसिटी ऑफ मोड्स को मैं लिखते लिखते बहुत 2 दिन लगा दिए मैंने, और आप पता नहीं कैसे देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। Graph is drawn using computer software. Points show the experiment result. This result matches with the experimental curve with wide range, but very low temperature. It is differ although temperature dependent. अब देखें at very low temperature, जब ये बहुत कम टेम्परेचर होता है तो ये उसके साथ क्या है बिल्कुल मैच ही नहीं करता एक्सपेरिमेंट के साथ। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है डिफरेंस दे रहा है। ऑल्दो इट इज़ बेटर देन क्लासिकल मॉडल एंड गिव्स द रिजल्ट दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब ये क्लासिकल मॉडल से तो बेहतर है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म आ रही है। क्लासिकल मॉडल में तो कोई टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट थी ही नहीं। The failure of this model is due to oversimplifications in model, like atoms are totally independent to each other and all atoms vibrate with natural frequency. अब इस मॉडल की फेलियर की बुनियादी वजह क्या थी? वो ये थी कि ओवर सिंप्लीफिकेशंस थी। कौन सी? कि एटम्स इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एटम्स क्या है, हमने क्या देखा था कि वो इलास्टिक स्प्रिंग्स की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकते। और दूसरी क्या थी कि वो हर आइटम क्या है अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मतलब सेम फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, लेकिन अगर हम एक एटम को वाइब्रेट करें तो बाकी एटम्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो हर एटम क्या है अलग-अलग फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर देगा। तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशंस थी, इनकी वजह से हमारे पास क्या है ये मसला है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिबाई मॉडल फ्लैट सीट कैपेसिटी। अगर यहाँ से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और मेरे चैनल एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स में जाना है आपको, वहाँ पे प्लेलिस्ट है वर्ड वर्ड का कोर्स मैंने करवाया, उसके पहले लेक्चर में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उस मोबाइल नंबर पे आपने मैसेज करना है कि आपको कौन से नोट्स चाहिए। जो आपको नोट्स चाहिए वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।